आर्टिकल 17 जो हमारा है आइन का, उसमें कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट की उस पे जजमेंट्स भी हैं कि ये जो सिंबल है ये एक बुनियादी हक है एक पॉलिटिकल पार्टी का भी, उसके मेंबरान का भी, उसके सपोर्टर्स का भी और उसके जो करोड़ा वोटर्स हैं उनका भी। तो आज हाईकोर्ट ने उस बुनियादी हक को पूरा करते हुए ये हुक्म फरमा दिया है कि सिंबल बैट का पीटीआई का ही है और पीटीआई को रिस्टोर कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ही अहम फैसला किया। आज के बाद फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेगी और यही उम्मीद की जा रही है कि जब इलेक्शन होंगे तो मुंतखब नुमाइंदे आएंगे और वही लोगों का जो मसाइल हैं उनका हल तलाश करेंगे। अपने मसाइल का हल तलाश करते करते बलोच ख़वातीन जो हैं वो तुर्बत से निकली और 33 दिन बाद इस्लामाबाद पहुंची। आज 5 दिन उनको हो गए हैं, वो इस्लामाबाद की सर्दी में बाहर प्रेस क्लब की बैठी हुई हैं और वो तलाश करने निकली हैं अपने लापता लवाहिकीन का, ये ढूंढने के लिए कि वो कहाँ गए। और यही मुतालबा उन्होंने इस्लामाबाद के हुकाम के सामने जब रखा तो उनका इस्तकबाल जो है ठंडे पानी से और लाठी से किया गया। उनके कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया या वो लापता हो गए जब वो इस्लामाबाद आए। आज उनके मुतालबात हैं कि ना सिर्फ उन लापता अफराद को रिहा किया जाए जो पहले से ही गुमशुदा थे, मगर उनको भी रिहा किया जाए जो ये पता करने आए थे कि उनके लापता लवाहिकीन कहाँ हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महरंग बलोच साहिबा जो बलोच यकजहती कमेटी की सरबराही कर रही हैं। और बहुत शुक्रिया महरंग, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे ये बताइए कि इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कल कि हमने आपके तमाम लोगों को रिहा कर दिया जिनको हमने अरेस्ट किया था जब आप इस्लामाबाद आए थे, और तकरीबन 290 लोगों को रिहा कर दिया गया है। ये दुरुस्त है? देखिए, 100 के करीब ऐसे तलबा है जिनको अभी तक रिहा नहीं किया गया है। हमारी वकीलों की टीम इस पर काम कर रही है और हमें जो तशवीश ज़ाहिर है कि 4 दिन हो गए हैं डॉक्टर ज़हीर बलोच जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं, PhD के, उनकी फुटेज मौजूद है कि उनको पुलिस की वैन लेकर जा रही है। उसके बाद दूसरी फुटेज भी मौजूद है कि पुलिस के अंदर जब वो दूसरे लोगों के साथ थे उनको किस तरह नाम लेकर अलग किया जा रहा है, तो उन्हें अभी तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया है। इनमें लापता अफराद के लवाहिकीन भी मौजूद है। सुहेल बलोच जिनको बलसान यूनिवर्सिटी से जो है ना अबडक्ट किया गया, 14 दिन तक उसके लिए बलसान यूनिवर्सिटी बंद रही। उसका भाई फसी जो है ना, उसका भाई जो है ना अभी भी हिरासत में है। इसी तरह गुलाम फारूक, उसका भाई अयूब जो है ना वो अभी भी हिरासत में है। तो इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया ने तो सबसे पहली दरोग गोई जो कमेटी थी इनकी, इन्होंने ये दरोग गोई की कि उन्होंने किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया है। लेकिन उसके बाद जो मनाजिर आए पूरी दुनिया ने देखे, इस्लामाबाद की आवाम ने देखी कि किस तरह वो ख़वातीन को घसीट रहे थे। तो बारहा हम उनसे बार बार कह रहे हैं कि आप जो ये कर रहे हैं ये किसी भी सूरत में किसी भी इंसानी हकूक़ के कवानीन या किसी भी उसमें जायज़ करार नहीं है। जो तहरीक चली थी जबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़, जो तहरीक चली थी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के ख़िलाफ़, आपने उस तहरीक को सबूताज करने के लिए क्या क्या अरबे नहीं अपनाए हैं। ये वो लोग हैं, ये वो बलोच स्टूडेंट्स हैं जिनके वालिदैन ने बड़ी मेहनत से उनको यहाँ भेजा है। वो अपने घर का आधा पैसा जो है ना उनके लिए बेचते हैं। आज भी हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और ये जो पीछे मेरे मुजाहिरीन बैठे हैं ये मुझसे पूछते रहते हैं कि हमारे बेटे तो ये लोग नहीं लेकर आए, इन्होंने और भी बेटे जो है ना ये लोग गिरफ्तार करके लेकर गए। तो हमारे पास लिस्टें मौजूद है और डॉक्टर ज़हीर बलोच जो अभी तक ज़ेर हिरासत है, हमें पता नहीं उनकी वेयर अबाउट्स अननोन है। उन्हें 4 दिन से किसी अदालत में पेश नहीं किया गया है, ना ही किसी ने उनको देखा है कि उसको कहाँ रखा गया है। तो ये इलीगल है। ये वो चीज़ है जो बलूचिस्तान में हो रहा है। जब आपके कैपिटल में डॉक्टर ज़हीर बलोच के अलावा और कितने आपके ऐसे लोग हैं जो इस वक्त आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ हैं? क्या वो पुलिस की हिरासत में हैं या वो लापता हो गए हैं? क्या ख़वातीन ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं? नहीं, ख़वातीन इनमें कोई शामिल 100 के करीब, लेकिन 100 के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जी हाँ, जिनको अभी तक ज़ेर हिरासत रखा गया है, जिनमें लापता अफराद के लवाहिकीन भी मौजूद है जो शुरू दिन से इस मार्च का हिस्सा रहे हैं। और वो उनमें तो एक और ज़्यादा तशवीश है कि एक का भाई गुम हो गया है, आपने दूसरे भाई को वो जो रिहाई के लिए निकला था आपने उसको अंदर डाल दिया है। महरंग, मुझे ये बताइएगा कि हमने ये भी देखा कि एक कोई गाड़ी आई थी जो आपका साउंड सिस्टम भी उठा के ले गई, वो क्या माजरा था? जहाँ बैठे हैं प्रेस क्लब के बाहर वो गाड़ी आई, आरासा करने के लिए आए थे, ठीक है ना।
ये जी हाँ, जहाँ हम लोग बैठे हैं इसको हर तरफ से कैमरे और पुलिस जो वैन है हर तरफ से खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही 3:30 बजे के टाइम अचानक से कैमरे शट डाउन हो जाते हैं और कुछ लोग नकाब पोश मुसल्ला अफराद आकर कैंप में हमला आवर होते हैं। हमारे पास फुटेज मौजूद है। अफसोस की बात यह है कि औरतें चीख रही हैं, हमारे जो मर्द साथी है वो उसके पीछे भाग रहे हैं। साउंड सिस्टम शायद उसने हड़बड़ाहट में उठाया, वरना उसका इरादा ये था कि वो जहाँ पे औरतें और बच्चे यहाँ पे सो रहे थे उनको हरासा किया जाए। और जब यहाँ पे इन लोगों ने रेजिस्ट किया तो वो भाग कर तो चले गए, लेकिन साथ में पुलिस की गाड़ी थी, वहाँ पुलिस अफसरान थे। जब हमारे साथियों ने हमने खुद उनको कहा कि ये लोग कौन है, आप उनको रोकते क्यों नहीं हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे डोमेन में नहीं है। और सुबह माशाल्लाह से हमारी इतनी जिम्मेदार पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, जिसने हमें रोके रखा, इतना तशद्दुद किया कि हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब में रहे, मुश्तइल ना हो, और हमारी सिक्योरिटी के लिए वो हमें इस्लामाबाद प्रेस क्लब नहीं आने दे रहे थे। मगर मुझे ये बताइए कि जो खवातीन आपके साथ आई थी, फिर हमने देखा कि किस तरह उनको ज़बरदस्ती जो है बस में बिठा के कहा जा रहा था कि आप वापस चली जाएं, वो अभी तक आपके साथ ही हैं? जी हाँ, वो सब साथ है, और इस वक्त बलूचिस्तान के बहुत से एरिया से कुछ और लोग भी आ रहे हैं। ये तहरीक मतलब अब यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। हमने बारहा पुलिस के जिम्मेदारान को कहा कि हमारा आपके साथ कोई कन्फ्रंटेशन है ही नहीं, और ये आप 30 दिन से इस तहरीक को देख रहे हैं कि 30 दिन से आया है। ये तो बलूचिस्तान में दहाइयों का मसला है, बलूचिस्तान में ऐसी तहरीकें बनती रही हैं। आपके कुछ मुतालबात भी हैं, वो कौन से ऐसे मुतालबात हैं जिनके पूरे होने से ही आप यहाँ पे जो धरना है वो ख़त्म कर देंगे? सबसे मेन हमारा मुतालबा ये, क्योंकि बलूचिस्तान में ये मसला दहाइयों से चल रहा है, जहाँ पे मीडिया ब्लैकआउट है और स्टेट की इंस्टीट्यूशंस जो है ना लॉ और उसके कानून को बिल्कुल भी वहाँ पे नाफिज नहीं कर सकते, जिससे हमारा मुतालबा ये है कि UN की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बलूचिस्तान में मंगवाई जाए, वही ह्यूमन राइट्स वायलेशन का नोटिस ले। क्योंकि UN का जो वर्किंग ग्रुप है एनफोर्स डिसअपीयरेंस का, वो पिछले 10 साल से पाकिस्तान को लेटर लिख रहा है, NOC के लिए कह रहा है कि बलूचिस्तान से हमें बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें अलाउड नहीं कर रहा है। और दूसरा हमारा मेन मुतालबा ये है कि कलामी माफ, उस हवाले से तो मैंने देखा था कि मुर्तजा सुलंगी साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, फवाद हसन फवाद साहब, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था उस डिमांड को। तो इस वक्त जो आपकी इमीडिएट डिमांड्स हैं वो कौन सी हैं, जिसके नतीजे में आप समझती हैं कि जी अगर वो पूरी हो जाती है तो आप इमीडिएट डिमांड सारे हैं, हम अपने डिमांड से एक भी हमारे नहीं, पीछे नहीं, हमारे डिमांड सारे के सारे अहम डिमांड्स हैं, कोई भी इमीडिएट डिमांड्स नहीं है हमारे। ठीक है, हम कमेटी की तश्कील को नहीं मानते हैं। यहाँ पर जो है ना फवाद जो है ना, उन्होंने ये बात कही दौरान मुज़ाकरात नहीं, बातचीत के दौरान, कि 10 साल वालों की हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। इस पर मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। इससे इनकी नाअहली साबित होती है कि 10 साल वाला क्या 10 साल बाद जो है ना वो अपने बाप को भूल जाएगा। वो एक बेटी जो है ना अपने बाप को भूल सकती है, एक माँ जो है ना अपने बेटे को भूल सकती है। ऐसा नहीं होता है। मतलब इनसे ज़ाहिर होता है कि इनके पास कोई इख्तियार है ही नहीं। और फिर जो है ना कमेटी का कहा गया हमें, जैसा कि आप जानते हैं मुनैज़ा, ये आज का इशू नहीं है। अगर कोई बलूचिस्तान को और वहाँ जारी नस्लकुशी को फॉलो कर रहा है तो ऐसी बहुत सी कमेटियाँ बनाई गई हैं, लेकिन उन कमेटियों की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, उन कमेटियों की जितनी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम समझते हैं कि मुज़ाकरात के नाम पर हम ऐसी तसल्लियों को नहीं मानेंगे। मुज़ाकरात के नाम पर जो है ना हम जितनी हमें धोखा देगी गई हम उसको नहीं मानेंगे। कोई इमीडिएट मुतालबा नहीं है, हमारे सारे मुतालबात अहम हैं। जब तक सारे मुतालबात पूरे नहीं होते हैं हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे 1-2 लोगों के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे हमने यही कहा है, हमारा मुतालबा ये इस तहरीक से जुड़े हुए जितने लोग हैं आप उनको रिहा करें। हमने आपको लिस्टें दी है। वो बोलते हैं हमारे पास वक्त लगेगा, और कितना वक्त लगेगा? बालाज के लिए वो बोलते हैं आज बालाज का 40वां दिन कल उसका पूरा हुआ है। इसमें और क्या तहकीकात करनी है कि बालाज वाज इन द कस्टडी, तो कस्टडी में मारा गया तो उसके लिए और प्रोसीडिंग्स की ज़रूरत नहीं है। उसके कातिल अगर आपने पकड़े हुए हैं तो उसके कातिलों को सज़ा दी जाए। जो लोग लापता है उनको जो है ना, और CTD नामी अदारा जो है जो इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में इन्वॉल्व है उसको ख़त्म किया जाए, डेथ स्क्वाड्स को ख़त्म किया जाए। आई डोंट थिंक सो कि हमारे डिमांड में से कोई भी ऐसा डिमांड ऐसा है जो जिसके लिए हम डिले करें या कोई ऐसा इलॉजिकल डिमांड है। सारे के सारे डिमांड्स जो है ना वो हमारे जेन्युइन इशू बलोच जीनोसाइड जो है उससे रिलेटेड है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया महारंग बलोच साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ुबैर जमाली साहब। ज़ुबैर जमाली साहब, अब बात यह है कि बलूचिस्तान की ख़वातीन जो हैं वो इस्लामाबाद आ पहुंची हैं, वो अपने प्यारों को ढूंढ रही हैं। ये जो बलाच मौला बख्श का मामला था, इसके अंदर इनकी जो मावरा अदालत कत्ल हुआ, उन्होंने ये मुबैना तौर पर उन्होंने ये कहा कि जी आप CTD के हवाले से पहले FIR दर्ज करें और फिर उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, कम अज़ कम उनको अरेस्ट करें
जिन्होंने ये मामला जो है किया या उनका मावरा अदालत कत्ल किया। अब अगर ये मामला आप लोग डील कर लेते बलूचिस्तान में तो इनको वफाक में आने की जरूरत ही ना पड़ती, तो इतनी बुरी तरह मिसहैंडल कैसे हो गया ये मामला? शुक्रिया मेरे साथ बात किए, नाइस ऑफ यू। देखिए, शुरू में जो आपने बात की ये बिल्कुल मैं इसको सेकंड भी करता हूँ। अगर ये शुरू में थोड़ा सही तरीके से हैंडल हो जाता और तुर्बत में ही जब ये थे, हमारी बहन बच्चे सारे हमारे अपने ही हैं, इस वतन के ही लोग हैं, हम भी और ये भी पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के। तो कहने का मकसद ये कि अगर शुरू में अगर ये हो जाता, FIR वगैरह लॉन्च हो जाती, जो कि बाद में भी हुई, FIR भी लॉन्च हुई, सस्पेंड भी हुए CTD के लोग, तो वो जरा बेहतर था। लेकिन इसके बाद ये हो कि कोयटा में जब आए तो मैं खुद भी गया उधर भी मैंने बातचीत की। अभी भी जो कमेटी बनाई है विफाक की, पहले सूबे में भी एक बनी हुई है, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के अंडर कमांड, और अभी जो है इन्होंने विफाक में भी 3 विफाकी वज़रा बनाए। तो उसके बाद हमने ये इसी नहज पे पहुंच गए कि अभी तो ये उधर ही हमारे बहन बच्चे और भाई। तो अगर ये वापस अगर कोयटा में सिविल CM सेक्रेटरीट में हमने जो ये किया है सजेस्ट विभागीय गवर्नर साहब, वज़ीर आला साहब, मैं खुद यही किया कि इधर आ जाए। मिसिंग पर्सनस पे भी जो इन्होंने कमेटी बनाई हुई थी पहले की, हमसे पहले की केयरटेकर गवर्नमेंट से, वो भी फ़ाल हो जाए और वो भी बातचीत करें। और उसके बाद जो है जो इनके मुतालबात थे वो भी हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। अभी तो वो कमेटी भी हो गई, सस्पेंड भी हो गए लोग। सर कता कलामी माफ बात यह कि आप कह रहे हैं कि अगर ये बेहतर तरीके से हैंडल हो जाते तो हैंडल तो आपने ही करने थे, इसलिए चूंकि आप ही वजीर दाखिला हैं बलूचिस्तान के, तो फिर क्यों CTD ने इतनी देर लगा दी? पहले उन्होंने FIR दर्ज नहीं की, फिर वो कहते रहे कि जी हमने मावरा अदालत कत्ल नहीं किया, फिर जब FIR दर्ज कर ली तो अब कम अज़ कम उनका ये मुतालबा है कि वो इस बात को एक्सेप्ट तो करें कि उन्होंने बलाच मौला बख्श को जो है वो फेक एनकाउंटर में मारा है। और आपकी इसके ऊपर क्या तहकीकात है? आपने भी तो कोई तहकीकात की होगी जाती तौर पर। जी बहन, अभी ये है कि इसीलिए तो हमने वो इंक्वायरी में बैठे थे, कमेटी इसीलिए बनाई कमेटी, और हमने यही बताया कि इंशाल्लाह ये जैसे आए हफ्ते के अंदर उसका कंक्लूड करेंगे और उसका जो भी रिकमेंडेशन होंगी बिल्कुल सामने आ जाएंगी। सस्पेंड तो हमने करके साइड पे कर दिया उसको ना, CTD के जो लोग थे। तो इसके बाद ये हुआ कि उसका जो नेक्स्ट फर्दर स्टेप था कि आप लोग बातचीत तो कर रहे हैं, इसके अलावा जो इंक्वायरी है वो बैठेगी, वो जो कमेटी है वो बिल्कुल ही अपना जो फाइंडिंग्स है वो निकालेंगे, और अगर वो बिल्कुल क्लियर है तो जो भी हो उसमें उसको सजावार होना चाहिए उसमें। मगर ये जो मिसिंग पर्सन्स का मामला है ये तो बड़े अरसे से चला आ रहा है, आप तो बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है, तो क्या वजह है कि आप इस मामले को रोक ही नहीं पा रहे? आप वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त, क्यों वहाँ पे लोगों को दिन दहाड़े लापता कर दिया जाता है, फिर बाद में उनको अदालतों में भी पेश किया जाता है, फिर पता चलता है वो CTD के पास हैं, फिर उन बेचारों को मार भी दिया जाता है, फिर उनकी बॉडीज़ को कहा जाता है कि ये टेररिस्ट हैं। तो अगर लोग फिर जो है मुजाहरा नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे? देखो, हर किसी का हक है मुजाहरा करना, उसका राइट है कि अपने ये प्रोटेस्ट करे, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर ये मिसिंग पर्सन का जो मसला है, अगर वो खुदा न खासा किसी भी मुल्क में हो, कहीं भी जिधर भी होता है, वो बिल्कुल गलत है। और जब तक आप अदालत में पेश नहीं होते, अगर आपका जो रूल ऑफ लॉ है अगर वो सबके लिए बराबर है फिर ठीक है, वरना कोई भी मिसिंग पर्सन जिधर भी होता है वो बिल्कुल गलत है। क्या हो रहा है? ये जो कमेटी बनी है इसके अंदर पेशरफ्त होगी? क्या आप बलोच यकजहती कमेटी वालों से फिर से राब्ता करेंगे? जी बिल्कुल बहन, क्यों नहीं कर, मेरी अपनी कैपेसिटी में एज ए केयर टेकर होम मिनिस्टर मैं खुद भी करना चाहता हूँ और करूंगा इंशाल्लाह। और लेकिन ये क्या फेडरल लेवल पे एक चीज आई हुई है, तो उन्होंने ही हमें ये मैसेज कन्वे हुआ कि हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे ताकि कोयटा में भी आ जाए हमारे भाई बहन ये बलोच यकजहती के जो जितने भी मेंबर्स हैं, और उधर CM सेक्रेटेरिएट में ये जो विफाक में जो कमेटी बनाई है तीनों लोगों की और गवर्नर साहब भी, तो ये सारे बैठ के आखिर तो ये ऐसी मसला हल होने ना जी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मिस हैंडल हो गया। तो आप ये चाहते हैं कि लेकिन जी आप ये चाहते हैं जो खवातीन बाहर बैठी हुई हैं इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के, वो वापस क्वेटा आएँ, क्वेटा सेक्रेटेरिएट के अंदर आप लोग मिल बैठ के इस मसले का हल करें? तो यही काम आप इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर क्यों नहीं कर लेते? वो इससे नहीं कर सकते क्योंकि ये उधर चला गया, मसला ये था बलूचिस्तान का है, ठीक है ना जी।
जितना भी होना था वो सारा मीडिया में भी आया, इंटरनेशनली। आपने खुद कहा कि मिस हैंडल हुआ तो उनको आना पड़ा इस्लामाबाद, तो अभी उसको हम रेमेडी भी तो करनी है ना जी। इसलिए तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि रेमेडी करने के लिए कि एक जगह बैठेंगे, हमारी बच्चे हैं, बहन बच्चे और बेटियां, हमारे भाई, तो बैठेंगे तो मसला हल होगा। और अगर वो वापस आएंगे तो फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। अगर वो बैठे रहे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने तो तब बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी तरफ से ये पेशकश की गई है कि आएंगे, बैठेंगे अपने ही मतलब कैपिटल में, प्रोविंशियल कैपिटल में, सारे साथ होंगे, उधर बैठ के, और ये फेडरल कमेटी को भी बुला लेंगे हम लोग। तो इंशाल्लाह ताला जो भी है मसले, आखिर मसले तो बैठ के हल होने होते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर दाखिला जनाब ज़ुबैर जमाली साहब हमारे साथ बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि अगर इस मामले को हल करना है तो फिर बलोच यकजहती कमेटी से जो ख़वातीन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठी हुई हैं उनको वापस क्वेटा आना होगा। क्वेटा सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है वो मामलात आगे बढ़ेंगे और बातचीत का सिलसिला तभी शुरू होगा या जारी होगा जब वो लोग फिर से क्वेटा का रुख करें। मगर फ़िलहाल बलोच यकजहती कमेटी की मारंग बलोच साहिबा का ये कहना है कि हमारे जो मुतालबात हैं, जो डिमांड्स हैं, हमने वो हुकूमत के सामने रख दिए हैं। फिलफौर हमारे लोगों को रिहा किया जाए। उनका कहना है कि 100 के करीब लोग उनके अभी तक या लापता हैं या हिरासत में हैं और ये वो लोग हैं जो जब इस्लामाबाद आए और उन्होंने एहतजाज किया तो तब उनको अरेस्ट कर लिया गया। वो लोग भी जो लोग लापता अफराद को ढूंढने निकले थे वो ही अब लापता हो चुके हैं। नाजरीन, ये मसला बढ़ता चला जा रहा है, इसको इंटरनेशनल अटेंशन दी जा रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे अख्तर मेंगल साहब से मगर वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं अख्तर मेंगल साहब जो सदर हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के और बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर मेंगल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये एक बड़ा ही गंभीर मसला है और आपके जो नाकदीन हैं वो कहते हैं कि क्या वजह है कि जो कौम परस्त पार्टीज़ हैं वो इन ख़वातीन के साथ शाना बशाना खड़ी नहीं हुई, वो इस मामले के अंदर एक तरीके से पस मंज़र में चली गई हैं। अब ये मामला जो है ये इसको तो आपने नेशनल असम्बली में एक तरीके से उजागर किया था जब आपने अपने 6 पॉइंट सामने रखे और आपने कहा कि जो लापता अफराद हैं आप उनको ढूंढें, उसके लिए काविश करें। मगर आज जब वो ख़वातीन तुर्बत से इस्लामाबाद आ गई हैं तो कौम परस्त जमातें कहाँ हैं? शुक्रिया मुनीज़ा। देखिए, मैंने, आपको याद होगा कि नहीं, कि शुरुआत में हमने कहा था कि ये मसला गंभीर होता जा रहा है और लगता है ऐसा कि हमारे हाथों से भी निकल जाएगा। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त पेश की 2012 में कि इस मसले को, खुदारा इस मसले को हल करें। हमने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के सामने, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टियां, उनके सामने भी रखा। हमने मुआहदात के तहत उन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हुकूमत साजी के वक्त भी हमने इस मसले को जो है अहमियत के तौर पर प्रायोरिटी बेसिस पर हमने इसको रखा, लेकिन उनकी तरफ से तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तसल्लियां देते रहे हमें। जहां तक आपका सवाल है कि कौम परस्त पार्टियां कहाँ हैं, बिल्कुल इसमें जो किरदार कौम परस्त पार्टियों को अदा करना चाहिए था वो किरदार अदा नहीं कर सकी। लेकिन आटे में नमक के बराबर भी हमारी ये कोशिश रही है कि तुर्बत से लेकर जो ये कारवान रवां हुआ है, न सिर्फ हमने उनका साथ दिया, उनकी मॉरली उनके साथ रहे, उनके साथ हमारे जो मुख्तलिफ जिलों में हमारे जो साथी थे उन्होंने उनका साथ भी दिया, उससे वो भी इनकार नहीं कर सकेंगे। यहाँ तक कि जहाँ तुर्बत में धरना था, मैं मुल्क से बाहर था, लेकिन मैंने पार्टी के जो हमारे सीनियर नायब सदर थे उसको भी टास्क दिया था, वो भी तुर्बत में गए, उनके धरने में बैठे और मुख्तलिफ। लेकिन जिस अंदाज में पॉलिटिकल पार्टियों ने उनका साथ देना था वो दे नहीं पाए। एक अगर दिया भी है तो शायद वो नजर नहीं आए, क्योंकि उस यकजहती तहरीक का एक अपना एक प्रिंसिपल उन्होंने रखा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने जड्डों के साथ ना आए हमारे जलसे में, ना ही हम किसी पॉलिटिकल वर्करों को या पॉलिटिकल पार्टी के ओहदेदारों को वहां पर खिताब करने की इजाजत देंगे। तो इसलिए हमारे लोग अगर रहे भी हैं तो उन्होंने बैक बेंचेस पर उन्होंने रहते हुए उनका साथ दिया हुआ है। और यहाँ तक के जो यहाँ पर केसेस हुए हैं जहाँ FIR कटी हुई हैं,
चाहे वो तुर्बत में जी, हो, नाल जी। हो, खुजार हो या कोयटे में हो, वो सिर्फ हमारे साथियों की कैटेगरी है। मगर देखिए, एक तरीके से जो मारंग बलोच साहिबा, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी 100 के करीब लोग जो हैं उनका कुछ पता नहीं चल रहा, क्या वो हिरासत में हैं या लापता हो गए हैं, और ये वो लोग हैं जो उनके साथ तुर्बत से चले और अब इस्लामाबाद आप पहुँचे और वो उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। तो आपका जो बलूचिस्तान के गवर्नर हैं उनका ताल्लुक आपकी पार्टी से है। आपने शुरू में ये कहा कि अगर ख़वातीन को रिहा नहीं करते तो आप जो है इस्तीफ़ा दे दें, अब आप क्या कहेंगे? जो गवर्नर बलूचिस्तान है उसका ताल्लुक हमारी पार्टी से है, और जब इस्लामाबाद में उन बच्चियों, औरतों, बच्चों पर जब शेलिंग हुई तो मैंने हंगामी तौर पर पार्टी का इजलास बुलाया और गवर्नर को इस्लामाबाद भेजा कि फौरी तौर पर वहां पर जाके काम आला से बातचीत करें और इन बच्चों और इन बच्चियों की रिहाई को जो है ना इनको दिलाएं। तो अभी तक तो जो आपने भी कहा, जो मेरी भी इंफॉर्मेशन है, 100 से ऊपर लोग रिहा हुए हैं, लेकिन अभी तक 100 से ज्यादा ऊपर जो है लोग अभी तक गायब हैं, क्योंकि ये लोग गए थे मिसिंग पर्सन्स की बाजियाबी के लिए। अब मुनीज़ा, हम पता नहीं हुकूमत के इस रवैये को हम अहमकाना कहें या बचकाना कहें। एहतजाज करना हर किसी का हक है। यहाँ पर इसी इस्लामाबाद के रेड जोन में पॉलिटिकल पार्टियों ने धरने दिए हैं। इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने लोगों ने धरने दिए हैं। सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया है। पीटीवी की बिल्डिंग पर लोग हमलावर हुए हैं, पार्लियामेंट पर लोग हमलावर हुए। वो इक्तिदार के हुसूल या इलेक्शन में नताइज की पर एतराजात की बुनियाद पर जो है उन्होंने एहतजाज किए थे। ये तो अपना वो कानूनी और आईनी हक लेने गए थे, जिसकी मेरे ख्याल में न सिर्फ आपके मुल्क में बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून में उनको ये हक दिया गया है कि वो अपने प्यारों को ढूंढे, क्योंकि ये फर्ज, ये जिम्मेदारी तो मैं आपसे पूछ रही थी, अगर एहतजाज, चूंकि आपने, जी बिल्कुल, आपने चूंकि ये कहा कि अब टुडे एवरीवन इन बलूचिस्तान शुड रेज देयर वॉइस टुगेदर फॉर वंस, दिस इज द टाइम फॉर यूनिटी। जब आपने ये कहा तो एक तासुर ये बना कि शायद आप कुछ अगला लाए अमल तय करेंगे, शायद आप इनका साथ देंगे, शायद बलूचिस्तान के गवर्नर एहतजाजन इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल मुनीज़ा, मैंने उसको इकामत पार्टी ने जारी किए हैं कि अगर वो नाकाम होते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि लोग बाजियाब करें, और मुमकिन ये इम्कानात यही हैं क्योंकि हुकूमत का रवैया और हुकूमत की जो हकदर्मी हम देख रहे हैं वो टच से मस नहीं हो रही। वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, उनके वज़रा, उनके जो ब्यूरोक्रेसी है वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अल्टीमेटली आज ना कल शायद गवर्नर साहब भी अपना इस्तीफा, अगर वो उसमें कामयाब ना हुए तो उसके पास गवर्नरशिप से इस्तीफे के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। आपने ये बहुत अहम बात कर दी और आपने कहा कि बलूचिस्तान के गवर्नर, जिनका ताल्लुक आपकी पार्टी से है, बीएनपी मेंगल से है, आपने कहा कि अगर जो बातचीत चल रही है इस वक्त बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान, अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर आपके पास और कोई चारा नहीं होगा कि बलूचिस्तान गवर्नर जो है वो इस्तीफ़ा दे दे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट अख्तर मेंगल साहब ने दिया है। इधर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं अख्तर मेंगल साहब जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सदर हैं। अख्तर मेंगल साहब, ब्रेक से पहले आपने ये कहा कि अगर बलोच ख़वातीन और हुकूमत के दरमियान बातचीत फ़ेल हो जाती है तो फिर आपके गवर्नर इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। क्या वजह है कि आपकी पार्टी के अहम रुकन जो हैं या आप इस्लामाबाद नहीं गए, इनका साथ देने नहीं गए, धरने में नहीं गए? डेरा गाजी खान तक तो हमारे लोग उनके साथ शामिल थे, और क्योंकि पहले जब केच से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो हमारी उनके साथ बातचीत हुई थी। उन्होंने अपनी मंजिल जो है क्वेटा तक बताई थी। क्वेटा तक तो हमारे साथी उनके साथ शामिल थे, लेकिन जब ये इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने रुख किया, बहरहाल उनकी अपनी डिसीजन थी, हमसे इस बारे में उन्होंने मशवरा नहीं किया। उसके बावजूद भी हमारे कारकुनान उनके
साथ रहें। और बाकी आपने देखा होगा था कि मैं खुद मुल्क से बाहर था, अभी कुछ ही लास्ट 6-7 दिन हुए मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। कोयटा गया था, पार्टी की मीटिंग थी इलेक्शन के सिलसिले में। बहरहाल इसमें कुछ कोताहियां कमजोरी हुई हैं साथियों के साथ मेरी गैर मौजूदगी में, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसका भी अजाला जल्द किया जाएगा। अख्तर मेंगल साहब, दूसरी तरफ आपकी कुर्बतें रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। जरदारी साहब का हमने ये देखा कि एक वर्किंग रिलेशनशिप आपकी उनके साथ रही है, मगर हाल ही में शफीक मेंगल को उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल कर लिया, फिर सरफराज बुख्ती साहब को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल कर लिया। मियां नवाज शरीफ साहब को आपने ख़त लिखा जब आप नाराज़ हुए थे इस बात पे कि जी अनवारुल हक काकड़ को आपने वज़ीर आज़म बना दिया। आपने ये कहा कि ये अंडरटेकर है, केयर टेकर नहीं है। बलूचिस्तान में इस वक्त क्या होने जा रहा है? आप वज़ीर आला रह चुके हैं बलूचिस्तान के, क्या बलूचिस्तान जो है उसके ऊपर जरदारी साहब ज़्यादा भारी होंगे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई चांस बन रहा है, आपको इस बार लग रहा है? मुनीज़ा, जिस अंदाज में ये लोग ना मियाँ साहब की ख्वाहिश पर गए हैं, न ही जरदारी की ख्वाहिश पर गए हैं। इनको हाँक कर वहां पर भेजा गया है और इसमें कोई शक नहीं, न ही वो जो जाने वाले हैं वो इस बात से इनकार करेंगे कि उनको किसने भेजा है और क्यों भेजा हुआ है। तो जाहिर जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इन लोगों की एक भारी तादाद को मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ हाँक कर भेजा हुआ है तो किसी मकासद के लिए तो भेजा होगा। अब बारी कौन होता है, लेकिन एक मैं बात वाजे करना चाहता हूं, जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, बलूचिस्तान में देख रहा हूँ, शायद किसी की बारी हो, लेकिन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को पीटीआई की तरह इस बार माइनस करने के जो है मंसूबे बनाए जा रहे हैं। जो प्लानिंग हो रही है यहाँ पर, जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी उम्र का जो है ज्यादातर वक्त इस सियासत में गुजारा हुआ है और उनकी हर हरकत पर हम नजर रखे हुए हैं, तो उनकी ये कोशिश रहेगी कि वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को इस 2024 के इलेक्शन से किस जो है हम उनसे हमारी उम्मीदें वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे? पहले भी ये थी मेंगल साहब, वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे? मतलब मैंने पहले ही कहा, ये इनकी अहमकाना हरकत होगी। क्या इसी तरह की हरकत उन्होंने बांग्लादेश में नहीं की थी? क्या पाकिस्तान में जो आज दिन तक जब किसी के उंगली के इशारे पर किसी को आउट किया जाता है, किसी के जो आशीर्वाद को देकर उसको आउट किया जाता है, जो वो आवाज जो उनको खनकती हो, जो उनको बर्दाश्त ना हो, चाहे वो ऐवान के अंदर हो या ऐवान के बाहर हो, वो उसको बर्दाश्त नहीं करते और अल्टीमेटली उसका फिर नतीजा या वो इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई कर देते हैं उनको। जिस तरह के अभी पीटीआई के हाथ से जब बल्ला हाथ से उसकी छीन कर उसको मैदान में फेंक दिया जाता है कि जाए आप वर्ल्ड कप खेलें या कोई टूर्नामेंट खेलें, अब तो उनको बल्ले का निशान फिर से मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट की जो रूलिंग आज आई है, ऑर्डर आया है, उस हवाले से तो उनको बल्ले का निशान फिलहाल तो उनको वापस मिल गया है। मगर आपकी चूंकि मियां नवाज शरीफ के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रही है, बाकी जमातों के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ भी अच्छी रही है, क्या आप नहीं समझते कि ये एक फेलिंग रही है नेशनल सियासतदानों की कि आप लोग इकट्ठे होके आप जमहूरियत का माहौल ही नहीं बना पाए इलेक्शन से पहले? तो जब आप जमहूरी माहौल ही नहीं बना पाएंगे तो वो इलेक्शन जो है उसके बाद आप समझते हैं कि स्टेबिलिटी आ जाएगी? रिश्ते, ताल्लुकात, इक़्तिदार हस के उसूल के लिए होते हैं और हमसे ज्यादा कुर्बत पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की थी जब वो अपोजिशन में थे। सही बात। जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो उनकी कुर्बत और रिश्ते हमसे ज्यादा थे, लेकिन जब वो माहौल ही चेंज हो गया और इलेक्शन की तरफ चले गए तो हर किसी ने जो है ना अपने मफादात को अहमियत दी और अपने मफादात को सामने रखते हुए दूसरे के हमेशा यहाँ पे रहे, फिर दूसरे के कदमों पर वो पैर रखकर उन्होंने जो मंजिल की हुसूल की कोशिश की है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों की तारीख रही है
हम तो बेचारे रहे एक छोटे से सूबे और एक छोटी सी पार्टी, लेकिन वक्त आने पर फिर ये भी साबित होगा कि यही लोग जो आज हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, फिर शायद उनको किसी न किसी सूरत, मैं ये नहीं कहता पार्लियामेंट के जरिए से उनको हमारी जरूरत पड़ेगी, किसी भी न किसी सूरत को शायद हम जैसे कई लोगों को उनकी जरूरत पड़े। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सियासतदानों को एक दूसरे की ज़रूरत जो है वो पड़ी रहती है। आखिर में मैं आपसे पूछूंगी, चूँकि आप एक ज़ीरक सियासतदान हैं, जिस तरीके से ये इलेक्शंस हो रहे हैं और जिस माहौल में ये इलेक्शंस हो रहे हैं, आप इलेक्शंस के बाद क्या देख रहे हैं? मतलब मैंने 1988 से इलेक्शन कंटेस्ट करता आ रहा हूँ, और सिर्फ जनरल मुशर्रफ के दौर में हमने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए, लेकिन उस इलेक्शन में जो है हम रहे हैं, उस प्रोसेस में तो रहे, मैंने खुद कंटेस्ट नहीं किया, लेकिन ये इलेक्शन मुझे जनरल मुशर्रफ के इलेक्शन से भी मुनफरिद नजर आ रहे हैं। हमने सुना था कि अयूब खान के दौर में भी इलेक्शन हुए हैं, लेकिन ये इलेक्शन उस अयूबी दौर के इलेक्शन से जिसको एक कठिन अंधेर माशाल्लाह कहा जाता था, उससे भी मुझे ये मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, और इसके नताइज भी मुझे लग रहा है गुज़िश्ता तमाम इलेक्शनों से जो है बदतर नताइज आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर मेंगल साहब, आपने एक ऐसी बात कर दी नाउमीदी वाली, मगर बहरहाल इलेक्शंस की तरफ लोगों की नज़रें तो हैं और लोगों ने उम्मीद तो फिर भी लगाई हुई है कि कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलात का हल उनको मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बलूचिस्तान की बात फिर से की, और हमने देखा है कि कैसे इस्लामाबाद के अंदर भी अब बलूचिस्तान के लापता अफराद की बात हो रही है। लोगों ने उम्मीद लगाई हुई है पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान के सियासतदानों से, कि कम अज़ कम उनके बुनियादी हक़ तो उनको मिलें, वरना इलेक्शंस जो हैं वो लोगों के लिए मायने ख़ेज़ नहीं रहते। उम्मीद करते हैं कि जब इलेक्शंस होंगे तो बुनियादी हकूक़ भी लोगों को मिलेंगे। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।